नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करें अपने सीजी व्यापम CGPSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। पिछली क्लास में हमने देखा था महानदी बेसिन के बारे में, जो कि भौगोलिक रूप से हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा क्षेत्र है। आज हम देखेंगे दंडकारण्य का पठार, जो कि भौगोलिक दृष्टिकोण से छत्तीसगढ़ का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। तो शुरू करते हैं हम दंडकारण्य का पठार। इससे पहले हमने पूर्वी बुंदेलखंड का पठार, जसपुर सामरी पाठ, इन और अन्य 2 विभागों को देखा है। अगर आपने उसे नहीं देखा है, अभी तक उस लेक्चर्स को नहीं देखा है, तो एक बार ज़रूर उस लेक्चर को देखिएगा। तो शुरू करते हैं आज दंडकारण्य का पठार। तो दंडकारण्य किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो ये आप देखेंगे कि जो हमारा बस्तर संभाग का जो वन है, उसके अतिरिक्त जो उड़ीसा का थोड़ा क्षेत्र, तेलंगाना का कुछ क्षेत्र, आंध्र प्रदेश का कुछ क्षेत्र, इन 4 राज्यों के जो वन क्षेत्र इकट्ठे रूप से, संगठित रूप से आपका दंडकारण्य क्षेत्र कहलाता है, दंडकारण्य क्षेत्र। लेकिन अभी हमें छत्तीसगढ़ के दृष्टिकोण से पढ़ना है, तो छत्तीसगढ़ राज्य का दक्षिणी भाग, इसलिए हम कह सकते हैं दंडकारण्य प्रदेश छत्तीसगढ़ राज्य के दक्षिणी भाग में स्थित है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। धारवाड़ युगीन शैल ग्रेनाइट व निस के से समृद्ध होने के कारण इसमें विभिन्न प्रकार के खनिज जैसे लोहे, टीन, कोरंडम, अभ्रक, हीरा इत्यादि पाए जाते हैं। विशेषकर यहाँ देखा जाएगा आपका लोहा और टीन का 100% उत्पादन हमारे छत्तीसगढ़ से होता है, 100%। ठीक, तो लोहा, टीन, कोरंडम, अभ्रक, हीरा, इन सब का उत्पादन आपके दंडकारण्य का पठार क्षेत्र से होता है। ये सारे खनिज पाए जाते हैं। इस कारण इस क्षेत्र को खनिजों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है, खनिजों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस क्षेत्र में शैल समूह के दृष्टिकोण से देखें तो धारवाड़ शैल समूह पाया जाता है। और धारवाड़ शैल समूह को कहा जाता है कि वह खनिजों की दृष्टिकोण से सबसे समृद्धशाली शैल है, सबसे समृद्धशाली शैल धारवाड़ शैल। और इसी धारवाड़ शैलों में पाया जाता है लोहा, अभ्रक, टीन, हीरा इत्यादि। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। इसका विस्तार कौन से क्षेत्र पे है? तो इसके अंतर्गत आपका सुकमा, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, दंतेवाड़ा और MMA मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी, ये क्षेत्र शामिल आते हैं। तो आप देखेंगे कि संपूर्ण बस्तर संभाग, जितने यहाँ जिले के नाम हैं वो सारे आपके बस्तर संभाग के हैं। तो आपका संपूर्ण बस्तर संभाग जो है वो दंडकारण्य के पठारी क्षेत्र में आता है। उसके अलावा आपका जो MMA है, जो अभी नवीनतम जिला बना है मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी, उस क्षेत्र का आपका मोहला तहसील भी इसके अंतर्गत आता है। तो इन सभी के नाम आपको याद होने हैं। ठीक है, पूरा संपूर्ण बस्तर संभाग और MMA का कुछ हिस्सा, ठीक, जिसमें मोहला तहसील आता है। इसकी स्थिति कैसी है? तो इसके उत्तर में आपका महानदी का मैदान देखने को मिलेगा, दक्षिणी भाग में गोदावरी घाटी मिलेगी, पूर्व में ओडिशा का कोरापुर पठार और सबरी नदी घाटी मिलेगी, क्योंकि कोरापुर पठार क्षेत्र से आपका सबरी नदी और ये कोरापुर पठार क्षेत्र उसी एरिया में पड़ते हैं। फिर पश्चिम में आपके वेनगंगा और गोदावरी नदी घाटी देखने को मिलेगी। पश्चिम में मुख्य रूप से दक्षिण में गोदावरी घाटी और पश्चिम में वेनगंगा, क्योंकि वेनगंगा आपकी गोदावरी की सहायक नदी है और ये पश्चिम की ओर से बहते हुए आती है, इसलिए पश्चिम में वेनगंगा, गोदावरी नदी घाटी है इसके। ठीक है, अब यहाँ नदियों का स्थिति देखा जाए तो इसमें उत्तर पश्चिम भाग में कोडरी नदी प्रवाहित होती है, उत्तर पश्चिम भाग में कोडरी नदी प्रवाहित होती है, उत्तर पूर्वी भाग में महानदी प्रवाहित होती है, मध्यवर्ती भाग में पूर्व से पश्चिम दिशा में आपकी इंद्रावती नदी प्रवाहित होती है, जो कि आपकी बस्तर की जीवन रेखा कहलाती है इंद्रावती नदी, और आपकी दक्षिण छत्तीसगढ़ की सबसे प्रमुख नदी है इंद्रावती नदी।
और ये अंत में गोदावरी में मिल जाती है। तो क्या देखा हमने, अगर हम नक्शे के अनुसार देखें तो आपका जो ये बस्तर का पठार है, उत्तरी क्षेत्र में क्या बताया गया है, महानदी का मैदान। दक्षिण में क्या बताया है, गोदावरी घाटी। दक्षिण पश्चिम में गोदावरी और वेनगंगा की घाटी। और आपके पूर्वी क्षेत्र में उड़ीसा का कोरापुट नदी घाटी क्षेत्र, जिसमें आपके सबरी नदी की घाटी भी आती है। ठीक, अगर नदियों की बात की जाए तो उत्तर पश्चिम दिशा में, ये उत्तर पश्चिम दिशा में यहाँ कोडरी नदी का बेसिन मिलता है। आपके उत्तर पूर्वी हिस्से में यहाँ महानदी जो केशगढ़ घाटी के उस पार से बहती है आपके धमतरी क्षेत्र में। फिर मध्यवर्ती भाग में पूर्व से पश्चिम की दिशा में आप देखेंगे तो इस प्रकार से आपका इंद्रावती नदी बहता है, जो कि यहाँ की जीवन रेखा नदी है। ठीक है, तो इस बारे में बताया गया। इसका क्षेत्रफल कितना है, तो मैंने आपको शुरू में बताया था, ये भौगोलिक विभाजन के दृष्टिकोण से दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है, इसका 39,060 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल, 39,060 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल। परसेंटेज में देखें तो 28.91% आता है, 28.91%। हिस्सा ये दंडकारण्य के उत्तरी भाग का हिस्सा है। दंडकारण्य मैंने बताया 4 राज्य आपके, हमारा छत्तीसगढ़, हमारा पड़ोसी उड़ीसा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, इनके जो जंगल वाले क्षेत्र हैं वो आपके दंडकारण्य में आते हैं। तो हमारे छत्तीसगढ़ इन सभी की स्थिति के अनुसार उत्तर की ओर है, तो दंडकारण्य की जो स्थिति होगी उसके उत्तरी भाग में हमारा छत्तीसगढ़ के हिस्से में जो दंडकारण्य का पार्ट है वो आता है, तो उत्तरी भाग में है दंडकारण्य के। अन्य नाम क्या है, तो 305 किलोमीटर लगभग। ठीक, इसमें चारामा कांकेर से कोंटा तक, चारामा कांकेर से कोंटा तक कुछ अन्य पॉइंट बोला जा रहा है, इसकी लंबाई बताई जा रही है, यहाँ अन्य नाम लिख दिया गया है, ये लंबाई बताई जा रही है। ये है आपके 305 किलोमीटर है इसकी लंबाई लगभग, जो कि चारामा कांकेर से शुरू होता है और कोंटा सुकमा तक जाता है। चारामा कांकेर से कोंटा सुकमा तक। और इसकी चौड़ाई की बात की जाए तो ये लगभग 206 किलोमीटर, लगभग 206 किलोमीटर है। ठीक है, जो भोपालपट्टनम से जगदलपुर, यहाँ भोपालपट्टनम कहीं पर होगा, वहाँ से आपके जगदलपुर एरिया तक जाती है। तो ये लंबाई और चौड़ाई की बात हो गई। फिर देखेंगे तो भूगर्भिक जो बनावट है वो कैसी है, तो यहाँ धारवाड़ सेल समूह पाए जाते हैं मुख्य रूप से। और दूसरा आप देखेंगे तो आर्कियन युगीन सेल, तो मैंने आपको बताया था हमारे छत्तीसगढ़ के संपूर्ण क्षेत्र में आपके आर्कियन मिलेंगे, और अन्य सेल समूहों का जो बेस होगा वो आपका आर्कियन ही होगा। तो धारवाड़ का भी, धारवाड़ सेल समूह भी इस क्षेत्र में मिलते हैं, और इसका भी बेस कौन होगा, तो आर्कियन होगा। ठीक है, आपने अभी तक अगर हमारे सेल समूह वाले लेक्चर्स को नहीं देखा तो एक बार ज़रूर उसे देखिएगा। और मैंने पिछले क्लास में भी बोला था कि आपका नदी अपवाह तंत्र, मिट्टी, शैल समूह, ये सारी चीज़ों के लेक्चर्स आप देख लेंगे तो आपको ये प्राकृतिक विभाजन बहुत ही आसान लगेगा इसमें, क्योंकि उन सभी को कवर करने के बाद यहाँ कोई भी चीज़ नया नहीं रह जाएगा। तो एक बार ज़रूर उन लेक्चर्स को देखकर इस लेक्चर्स को आप देखिएगा। ठीक है, फिर खनिज देखते हैं। तो धारवाड़ सेल समूह में कैसा खनिज, लौह अयस्क विशेषकर, उसके अलावा आपका टीन भी मिलेगा, हीरा भी मिलेगा, अभ्रक भी मिलेंगे, लेकिन विशेषकर लौह अयस्क पाया जाता है। और इसी के नाम से हमारा दंडकारण्य क्षेत्र फेमस है, जिसमें दंतेवाड़ा क्षेत्र आता है, आपका बैलाडीला क्षेत्र हो गया, राव घाट की पहाड़ी हो गई, तल्ली राजरा क्षेत्र हो गया, ये सारे इसी रेंज की स्थान हैं, तो वहाँ भी लौह अयस्क पाए जाते हैं। वन देखा जाए तो यहाँ साल वन बहुत ज़्यादा है, यहाँ साल वृक्षों की बहुतायतता है। आपके बस्तर क्षेत्र को इसलिए साल वनों की द्वीप के नाम से भी जाना जाता है, साल वनों का द्वीप भी कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ जो विशेषकर हम देखेंगे कि जो सबसे उत्तम किस्म की साल कहाँ पाई जाती है, तो आप देखेंगे केशकाल घाटी में। केशकाल घाटी में आपकी सबसे उत्तम किस्म की साल पाई जाती है, साल वन पाई जाती है। तो आप ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं इसकी ढाल किस ओर है, तो इसकी ढाल है आपकी दक्षिण की ओर, इसीलिए यहाँ की जितनी भी नदियाँ आपकी दक्षिण की ओर आकर गोदावरी नदी में विसर्जित हो जाती हैं। तो अपवाह तंत्र भी आपकी गोदावरी नदी अपवाह तंत्र आती है। ठीक है, अब इसकी चोटी देखेंगे तो जो बैलाडीला क्षेत्र है वहाँ की पहाड़ी, बैलाडीला की पहाड़ी में सबसे ऊंची जो चोटी है वो आपकी नंदीराज चोटी है, जो 1210 मीटर है। नंदीराज चोटी 1210 मीटर, यह छत्तीसगढ़ की दूसरी ऊंची चोटी है, दक्षिण छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है। पिछले क्लास में देखा था हमने, बदरगढ़ जो है वो पश्चिमी छत्तीसगढ़ के पश्चिमी हिस्से की सबसे ऊंची चोटी थी। उसी प्रकार दक्षिणी हिस्से की देखी जाए तो नंदीराज चोटी जो 1210 मीटर है, और संपूर्ण छत्तीसगढ़ के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये दूसरे नंबर में आता है।
ऊंचाई के मामले में। ठीक, फिर इसमें अन्य नदियाँ कौन कौन सी है, तो कोटरी नदी है, इंद्रावती नदी है, नारंगी नदी है, डंकनी शंखनी नदी है और शबरी नदी है। ये सारी नदी आपके गोदावरी नदी उपमहा तंत्र की सहायक नदियाँ हैं। कोटरी नदी जो आपके परलकोट से निकलती है, इंद्रावती नदी जो आपके उड़ीसा के कोरापुट क्षेत्र से होकर आती है, नारंगी नदी जो आपकी माकड़ी में स्थित है कोंडागांव, फिर आप देखेंगे डंकनी शंखनी आपके दंतेवाड़ा क्षेत्र में, सबरी भी आपके उड़ीसा कोरापुट क्षेत्र से ही प्रवाहित होती है। ठीक है, राज्य में विस्तृत देखेंगे तो मैंने आपको शुरू में बताया छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। विशेष खनिज देखेंगे तो आपके लोहा, टीन, अभ्रक, हीरा सभी यहीं प्राप्त होंगे, इसलिए इसे खनिजों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। थारवाड़ स्थल समूह को खनिजों के लिए सबसे समृद्धशाली, दंडकारण्य के पठार को भी खनिजों के लिए सबसे समृद्धशाली माना जाएगा और खनिजों की भूमि के नाम से इसलिए इस क्षेत्र को जाना जाता है। ठीक है, दंडकारण्य परियोजना पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापितों को बस्तर में बसाने हेतु संचालित है। अब दंडकारण्य के नाम से एक परियोजना भी प्रचलित है, दंडकारण्य परियोजना, दंडकारण्य परियोजना। तो यह पूर्वी पाकिस्तान अर्थात आज का बांग्लादेश, वहाँ के से जो विस्थापित होकर शरणार्थी आए थे उन्हें हमारे बस्तर में बसाया गया है। ठीक है, तो उस योजना को दंडकारण्य परियोजना नाम दिया गया है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो ये था दंडकारण्य के पठार का कुछ ओवरव्यू जिसके बारे में हमने अभी देखा। अब इसके आगे हम देखें जैसे अन्य जो भौगोलिक विभाजन थे उनके कुछ उप विभाग थे, उसी प्रकार की यहाँ भी हम देखेंगे। तो इसे मुख्य रूप से आप देखेंगे तो 5 उप विभाग में देखा जा सकता है या कहीं कहीं पर 4 भी लिया जाता है। ये तो उसके सब उप विभाग फिर हैं, मैं आपको मुख्य रूप से बता देता हूँ एक बार नक्शे में दिखाकर, अगर इसका नक्शा हो तो जी, इसका नक्शा संपूर्ण पर्वत पठार का दिया गया है, संपूर्ण रूप से दिया गया है। हम यही देख लेते हैं ये, इसके अलावा भी मैं आपको दर्शा दूंगा। ठीक है, तो हम जब देखते हैं जो छत्तीसगढ़ का मैप है उसका दक्षिणी जो हिस्सा है जो दंडकारण्य के पठार के नाम से जाना जाता है, उसमें आप देखेंगे कि इसे मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा गया है। 5 भागों में बांटा गया है, यहाँ से देख लेते हैं। उसमें पहला है आपका कोटरी नदी बेसिन, कोटरी नदी बेसिन, ये आप ध्यान में रखिएगा। दूसरा आपका अबुझमाड़ की पहाड़ियों को, अबुझमाड़ की पहाड़ियाँ आती हैं इसके अंदर। तीसरा हम देखेंगे कि बस्तर का मैदान, बस्तर का जो मैदानी क्षेत्र है जो कि इंद्रावती गोदावरी नदी के संगम पर है, तो उसे बोला जाता है बस्तर का मैदान। तो ये था आपका बस्तर का मैदान। ठीक है, मैंने क्या बताया, कोटरी बेसिन, दूसरा बताया अबुझमाड़ की पहाड़ी, तीसरा बताया बस्तर का मैदान और चौथा है आपका बस्तर का पठार, बस्तर का पठार जो सर्वाधिक एरिया में है। और इसी बस्तर के पठार को कभी कभी 2 हिस्सों में बांट दिया जाता है और एक हिस्से को कहा जाता है दक्षिणी बस्तर का पठार और दूसरे हिस्से को कहा जाता है उत्तर पूर्व का पठार, उत्तर पूर्व बस्तर का पठार। तो कहीं कहीं पर आपको 4 और कहीं कहीं पर 5 इसके उप विभाग देखने को मिलेंगे। ये मुख्य उप विभाग हैं, उसके अंदर अन्य जो पॉइंट्स है उसे हम डिटेल से भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या क्या बताया, कोटरी बेसिन, अबुझमाड़ की पहाड़ी, बस्तर का मैदान, बस्तर का पठार पूरा हिस्सा, उसे कभी कभी 2 हिस्सों में, एक दक्षिण बस्तर का पठार और दूसरा उत्तर पूर्व बस्तर का पठार, इन हिस्सों में बांटा जाता है। ठीक, तो उसी के हिस्से में हम पढ़ेंगे आगे जो है राव घाट की पहाड़ी, राव घाट की पहाड़ी, ये आपके अबुझमाड़ की पहाड़ी के उत्तर पूर्व में स्थित है। जो राव घाट की पहाड़ी स्थित है वो आपके अबुझमाड़ की जो पहाड़ी वाला इलाका है उसके उत्तर पूर्व में अर्थात आपके कांकेर वाले क्षेत्र में, कांकेर वाले क्षेत्र में ये स्थित है, कांकेर जिला में। ये याद रखना, राव घाट की पहाड़ी ये फेमस भी है, यहाँ से लौह अयस्क का उत्पादन किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है पूछा जाए तो आपके बीएसपी के द्वारा, भिलाई स्टील प्लांट के द्वारा किया जाता है। और ये भिलाई स्टील प्लांट आपको देखेंगे कि ये सेल का एक उपक्रम है। ये बहुत सारे स्टील प्लांट्स को मिला के एक अथॉरिटी बनाई गई है, एक संगठन बनाया गया है, ऐसा समझ सकते हैं, जिसे सेल नाम दिया गया है। तो उसमें बीएसपी भी आता है हमारा, भिलाई स्टील प्लांट, और ये राव घाट की पहाड़ियों से लौह अयस्क का उत्पादन करते हैं। ये आपको याद रखना है। यहाँ कितने निक्षेप है बोले जाए तो यहाँ 6 निक्षेप हैं, लौह अयस्क के टोटल 6 निक्षेप हैं, जहाँ से 6 ऐसे मान लीजिए 6 निक्षेप को 6 एरिया है जहाँ से लौह अयस्क निकाले जा रहे हैं। ठीक, 6 माइंस हैं। ठीक है, राव घाट की पहाड़ी हो गई जो आपके कांकेर जिला में स्थित है, अबुझमाड़ की पहाड़ियों के उत्तर पूर्व में। फिर आगे देखेंगे तो आरी डोंगरी
आरी डोंगरी भी आपके कांकेर जिला में आता है, जो कि भानु प्रतापपुर तहसील के क्षेत्र में पड़ता है। भानु प्रतापपुर तहसील क्षेत्र में पड़ता है, जो कांकेर जिले में स्थित है आरी डोंगरी। ठीक है, ये भी लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। फिर आके देखेंगे गढ़िया पहाड़ी। गढ़िया पहाड़ी ये भी आपके कांकेर जिले में स्थित है, कांकेर जिले में स्थित है। इस पहाड़ी पर सितंबर माह में गढ़िया महोत्सव का आयोजन किया जाता है। गढ़िया महोत्सव का आयोजन किया जाता है गढ़िया पहाड़ी पर, ये आपको याद रखने हैं। ठीक, अगला है मलाज कुंडम पहाड़ी। मलाज कुंडम पहाड़ी, यहाँ से दूध नदी का उद्गम होता है, ये इंपॉर्टेंट है। मलाज कुंडम इसी जलप्रपात इसी नदी पर, इसी पहाड़ी पर है, ये याद रखना है। कहाँ है? तो कांकेर जिले में है। तो ये थे मुख्य आपके कांकेर जिले की 4 पहाड़ियाँ, जिसे हमने अभी देखा। राव घाट कांकेर जिले में, अबुझमाड़ के उत्तर पूर्व में पड़ता है। 6 निक्षेप यहाँ लौह अयस्क के, जिसका उत्पादन बीएसपी के द्वारा किया जाता है। ठीक, आरी डोंगरी पहाड़ी देखे थे, जो भानु प्रतापपुर क्षेत्र में है, यहाँ से भी लौह अयस्क का उत्पादन किया जाता है। गढ़िया पहाड़ी देखें, गढ़िया पहाड़ी भी आपके कांकेर जिले में है। यहाँ प्रति वर्ष सितंबर माह में गढ़िया महोत्सव का आयोजन किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक, फिर मलाज कुंडम की पहाड़ी देखे थे, जहाँ दूध नदी का उद्गम होता है। मलाज कुंडम जलप्रपात है, कांकेर जिले में स्थित है। ये 4 आपके कांकेर से रिलेटेड थे। फिर इसी क्रम में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं केशकाल घाटी। ये केशकाल घाटी स्थित कहाँ है? जो मैंने आपको 5 उपविभाग या 4 उपविभाग बताए थे, उसमें इसकी स्थिति कहाँ आती है? आपने तो कांकेर की स्थिति देख ली थी, जो कि आपके उत्तर पूर्व दिशा में पड़ती है। कांकेर जिले के आधार पर हमने उसे पढ़ लिया, उन सारे पहाड़ियों को, जो कोटरी नदी बेसिन के आसपास ही हैं। अब ये जो केशकाल घाटी हम देखते हैं, ये आपके उत्तर पूर्व बस्तर के पठार के क्षेत्र में आता है। उत्तर पूर्व बस्तर पठार के क्षेत्र में आता है। उत्तर पूर्व बस्तर का पठार का क्षेत्र कौन कौन से जिलों में है ये बोला जाए तो आपके कोंडागांव और बस्तर, विशेषकर कोंडागांव और बस्तर क्षेत्र में उत्तर पूर्व का पठार देखा जाता है। तो यहाँ नामकरण क्या दिया गया है कि इस स्थान पर केशलू नामक व्यक्ति शेर से युद्ध करते हुए मारा गया था। केशलू नामक जो व्यक्ति है वो शेर से युद्ध करते हुए मारा गया था, इसलिए इसका नाम केशकाल घाटी रख दिया गया है। तो पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ये ध्यान में रखिएगा। आगे देखेंगे इसका विस्तार कहाँ तक है, तो इसका विस्तार है आपके कोंडागांव में, साथ में प्लस बस्तर भी लेना है आपको, बस्तर के इलाके में भी। बस्तर के कहाँ तक पूछा जाए तो जगदलपुर तक। ठीक, जो उत्तर पूर्व की पठार की बात कर रहा हूँ आपके कोंडागांव और बस्तर में है। जो केशकाल घाटी है इसका विस्तार केवल कोंडागांव में है। केशकाल घाटी है वो कोंडागांव में। ठीक है, इसे बस्तर का प्रवेश द्वार के नाम से जाना जाता है, क्योंकि आप उत्तर के मैदान से जब दंडकारण्य क्षेत्र में या बस्तर क्षेत्र में या बस्तर संभाग में प्रवेश करेंगे तो आपको केशकाल घाटी से पार होना पड़ता है, इसलिए इसे बस्तर का प्रवेश द्वार कहा जाता है, ये आप ध्यान में रखेंगे। इसी केशकाल घाटी में एक माता का मंदिर है जिसे तेलिन माता मंदिर कहा जाता है। तेलिन माता मंदिर कहा जाता है, जहाँ पर प्रति वर्ष तेलिन माता महोत्सव का आयोजन किया जाता है। तेलिन माता महोत्सव का आयोजन किया जाता है। अब इस घाटी में तेलिन माता का मंदिर होने के कारण इसे तेलिन घाटी के नाम से भी जाना जाता है। तेलिन घाटी के नाम से, कहाँ? कोंडागांव में ही केशकाल घाटी पर। केशकाल घाटी जो है यह छत्तीसगढ़ की बेसिन और बस्तर के पठार के मध्य सीमा रेखा बनाती है। छत्तीसगढ़ के बेसिन और बस्तर पठार के मध्य सीमा रेखा का कार्य करती है। जल विभाजक के रूप में देखा जाए तो आपके महानदी अपवाह तंत्र और शिवनाथ नदी अपवाह तंत्र के मध्य जल विभाजन का कार्य करती है। ठीक है, इसी के वजह से जो आपकी महानदी है वो आपके उत्तर की ओर और जो इंद्रावती है वो सीधे सीधे दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। यहाँ बीच में केशकाल की घाटी पड़ती है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और अपवाह तंत्र की बात की जाए तो ये महानदी अपवाह तंत्र और गोदावरी महानदी अपवाह तंत्र और गोदावरी नदी अपवाह तंत्र के मध्य विभाजन का कार्य करती है। ठीक है, तो ये था आपका केशकाल घाटी। 3 विभाजन का कार्य कर रहे हैं, जैसे जिस प्रकार से हमने देखा था मैकल पर्वत श्रेणी के संदर्भ में। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो उसे जरूर जाकर देखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं कि इस घाटी को फूलों की घाटी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? फूलों की घाटी के नाम से। ठीक है, हमने देखा था छत्तीसगढ़ में एक घाटी है लोरो घाटी। वो लोरो घाटी जो है वो फूलों के लिए प्रसिद्ध है। लोरो घाटी जसपुर की फूलों के लिए प्रसिद्ध है, और वहाँ पर भी मैंने आपको बताया था कि फूलों के लिए प्रसिद्ध घाटी है लोरो घाटी। ये पूछे तो ठीक है, लेकिन फूलों की घाटी के नाम से किसे जाना जाता है तो इसके लिए आप लेंगे केशकाल की घाटी को। और इस केशकाल की घाटी में जो वन पाए जाते हैं उनमें प्रमुख वृक्ष है साल। इस वजह से इस यहाँ जो है ना साल वन भी बोला जाता है। साल वनों का द्वीप के नाम से बस्तर को तो जानते हो, लेकिन उसी बेस पर आप याद रखेंगे कि जो केशकाल घाटी है वहाँ सर्वाधिक
उत्तम किस्म के सालवन पाए जाते हैं। ये जो सालवन है, ये साल के वृक्ष हैं और सर्वाधिक उत्कृष्ट होते हैं, ये याद रखना है। अब खनिज कौन सा पाया जाता है, तो यहाँ खनिज में बॉक्साइट दिया गया है, खनिज बॉक्साइट पाया जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है। जल विभाजक, तो गोदावरी नदी प्रणाली और महानदी प्रणाली के मध्य मैंने आपको बता दिया था। तो ये था हमारा केशकाल घाटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। नामकरण किस आधार पर है, तो केशलू नामक व्यक्ति कोई रहा होगा जो शेर से युद्ध करते वक्त मारा गया था, तो उसी के नाम पर इसका नाम केशलू रख दिया गया है। ठीक है। इसका विस्तार कहाँ है, तो कोंडागांव में है। केशकाल घाटी का विस्तार कोंडागांव में है। और केशकाल घाटी पठारी हिस्से के कौन से क्षेत्र में पड़ता है, तो आप याद रखेंगे कि ये उत्तर पूर्व की ओर पड़ता है। ठीक है। बस्तर का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, क्योंकि उत्तर से आप दक्षिण की ओर जाएंगे तो इसे ही पार करके जाना पड़ता है। फिर देखेंगे तो इसमें तेलिन घाटी है, केशकाल घाटी। तेलिन घाटी तेलिन माता का मंदिर होने के कारण इसका नाम है। यहाँ प्रतिदिन वर्ष तेलिन महोत्सव लगता है कोंडागांव क्षेत्र में। केशकाल घाटी भी, तो ये मुख्य रूप से 3 आपके विभाजक का कार्य करती है, छत्तीसगढ़ बेसिन, बस्तर पठार के मध्य। केशकाल घाटी जो है वो जल विभाजन का कार्य करती है, महानदी उपवाह तंत्र, गोदावरी नदी उपवाह तंत्र के मध्य, आपके इंद्रावती की जल और महानदी के जल के मध्य भी ये विभाजन का कार्य करती है। इसलिए महानदी उत्तर की ओर और इंद्रावती दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। ठीक। फूलों की घाटी के नाम से भी केशकाल घाटी को जाना जाता है। यहाँ बॉक्साइट खनिज प्राप्त होता है और वन के रूप में देखेंगे तो साल वन, और यहाँ के जो साल वृक्ष है सर्वोत्तम किस्म के पाए जाते हैं। ये था आपका केशकाल घाटी। आगे हम लेक्चर में देखते हैं अबूझमाड़ की पहाड़ी है, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है। अभी तक यहीं तक रखते हैं, फिर ये नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आज जितना पढ़ें वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इसे ध्यान में रखना है। आगे के जो टॉपिक्स हैं उसे हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। अगर आपको आज के वीडियो में किसी भी प्रकार की परेशानी हुई हो या कोई भी डाउट्स हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस लेक्चर्स को, इस सीरीज़ को ही ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप हमारे वीडियोज़ के साथ बने रहें। ठीक है। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, आगे का नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।